शुरुआत सियासी खबरों से कर रहे हैं। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक में एक समन्वय समिति का गठन कर दिया गया है। 13 सदस्यीय समन्वय समिति में शरद पवार, संजय राउत, स्टालिन, उमर अब्दुल्ला, अभिषेक बैनर्जी, हेमंत सोरेन नाम इसमें शामिल हैं। बैठक में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति से लेकर कई अहम मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। इसके अलावा बैठक में एक साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने की बात भी कही है। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि राज्यों में सीट बंटवारे की प्रक्रिया को लेकर जल्द ही काम किया जाएगा। प्रस्ताव में देश के अलग अलग हिस्सों में साझा रैली की भी बात कही गई है। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती है और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो हमारी पार्टीज हैं, जो हमारे नेता हैं, उनके बीच में जो रैपोर है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, वो गहरी होती जा रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस बीजेपी को चुनाव में आसानी से हरा देगा। इधर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि हमें खुशी है कि सभी दल एक साथ आ रहे हैं। लालू ने कहा कि इस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। देश में गरीबी, महंगाई लगातार बढ़ रही है। मोदी जी बोले कि हम आएंगे और स्विस बैंक का पैसा ला करके हम देश के तमाम लोगों को हर के को खाता खुलवाया कि 5-5 लाख रुपया जमा करेंगे, 15-15 लाख रुपया। हम भी झांसा में आ गए और हमने भी अपना खाता खुलवाया। मेरे 7 बेटियां, 2 बेटा और पति पत्नी दोनों मिला के 11 हो जाते हैं। देखा कि भाई 15 से गुना कर दीजिए, पैसा काफी मिल जाएगा। हमने तो पशुपालन में कोई पैमानी शैतानी भ्रष्टाचार नहीं किया जो भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, करा रहे हैं। सारे देश भर के लोग खाता खुलवा दिया, सब गरीब गुरबा आदमी प्रचारित करवाया इन लोगों ने। और मिला क्या, सो देश के लोगों को मालूम होगा, आप लोगों को भी मालूम, आप लोग में से भी खुलवाए होंगे आप लोग पर, प्रेस के लोग भी। हो सकता है भाई मिल जाए, पैसा है देश का तो मिल जाए, वापस आ जाए। एक पैसा नहीं, सब इन्हीं लोगों का पैसा था। मिशन चंद्रयान 3 के बाद इसरो के वैज्ञानिक एक और इतिहास रचने की तैयारी में हैं। मिशन सूरज का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को कल PSLV एक्सेल रॉकेट की मदद से लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 की तमाम तकनीकी बारीकियों पर डिटेल रिसर्च बाकायदा हो चुकी है। इसरो ने आदित्य L1 को लॉन्च करने की रिहर्सल प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। कल जब घड़ी की सुइयां सुबह 11:50 पर रुकेंगी तो सूर्य के रहस्यों से पर्दा उठाने को आदित्य L1 अंतरिक्ष की ओर रवाना हो जाएगा। भारत का यह पहला सौर मिशन है। चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद अब दुनिया भर की नजरें एक बार फिर भारत पर लग गई हैं, क्योंकि दुनिया मानती है कि भारत का सूर्योदय हो गया है। इससे इसरो अब सूरज के करीब पहुंचकर एक बार फिर अंतरिक्ष विज्ञान में अपना तेज बिखेरेगा। बस कुछ घंटे बाकी हैं, देखिए ये रिपोर्ट।
इसी तरह से अब से कुछ घंटों बाद इसरो उस मिशन को लॉन्च करने जा रहा है जो देश के इतिहास में पहली बार होगा। 2 सितंबर 2023 को 11:50 ये वो तारीख और वक्त है जब श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को सूरज के करीब भेजा जाएगा। खास बात यह है कि श्रीहरिकोटा के जिस लॉन्च पैड से चंद्रयान 3 ने चांद की धरती पर कदम रखा था, इसरो ने अपने नए मिशन को लॉन्च करने के लिए आज 12:10 पर काउंटडाउन शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में कभी सूर्यास्त नहीं होगा। यानी जैसे ही आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंचेगा, वो इसके ऑर्बिट को हेलो बोलेगा। ये वो जगह है जहां से आदित्य L1 इसरो को सूरज की पल पल की खबर देगा, बिना रुके, बिना थके। आपको बता दें कि आदित्य L1 हेलो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यह करीब 4 महीने में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। आदित्य स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफानों को समझेगा। आदित्य में प्रयोग के लिए 7 पेलोड भी लगाए गए हैं। इस बीच मिशन आदित्य L1 का मॉडल लेकर इसरो वैज्ञानिकों की टीम ने तिरुमला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इसरो चीफ एस सोमनाथ की वैदिक शक्तियों पर गहरी आस्था भी है और हर मिशन की शुरुआत से पहले और मिशन के सफल होने के बाद वो भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर जाते हैं। इसरो चीफ और साइंटिस्ट एक बार फिर मंदिर पहुंचे हैं। इसरो चीफ मानते हैं कि वो एक खोज करता है और अपने भीतर के विज्ञान के साथ साथ ब्रह्मांड के विज्ञान पर गहरी रुचि रखते हैं। कभी कहा जाता था कि ब्रिटिश राज में सूर्यास्त नहीं होता है। भारत का प्रतिनिधि आदित्य भी अब सूरज की कक्षा में पहुंचकर कुछ ऐसा ही मुमकिन करने जा रहा है। खास बात यह भी है कि आदित्य L1 की टीम भी लगभग वही है जिसने चांद के मिशन को कामयाब बनाया है। यानी हमारे आने वाले दिनों में भी चाहे मिशन गगनयान हो या फिर शुक्र पर भेजे जाने वाला मिशन, अब हम आकाश की गहराइयों को सूरज की रोशनी में और आसानी से छू सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। कई लोग अक्सर ये मानते भी हैं और ये सच्चाई भी है और कह भी देते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन राजनीतिक टिप्पणीकार कई बार चकल्लस पे ये भी कह डालते हैं कि भारत दरअसल एक चुनाव प्रधान देश है। और इसके कारण भी हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश लगातार चुनावी मोड में ही रहता है हमेशा। और इससे न केवल कहा जाता है कि प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं, बल्कि देश के खजाने पर भी कहा यह जाता है कि एक बोझ जैसा भी पड़ता है। हाल ही में अगर आप जो 2019 में चुनाव हुए, 7वीं लोकसभा के चुनाव, उसका अगर थोड़ा सा अनुमान आप लगाएंगे तो 60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया और तमाम लोग 3 महीने तक देश जो है वो चुनावी मोड में रहा। इसीलिए देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू करने की बात कही जाती रही है और आजकल इसकी तैयारियां भी तेज हो गई हैं। इसे लेकर बाकायदा एक कमेटी का गठन हुआ है। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब को सौंपी गई है। अब उम्मीद यह जताई जा रही है कि संसद के विशेष सत्र में इस पर बिल लाया जाएगा। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि विशेष सत्र इसी के इर्द गिर्द जो है वो बुलाया जा रहा है। संसद का विशेष सत्र जो है 18 से 22 सितंबर तक चलेगा और एक देश एक चुनाव का सीधा जो मतलब है वो भी समझिए। इसमें यह है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे। इस मुद्दे पर देश में काफी समय से बहस चल रही है। 2019 में जब मोदी आए थे, उन्होंने एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। अपना समर्थन उन्होंने जाहिर किया, खुले मन से जाहिर किया, सारे दलों को बैठाया भी और एक तरह से अपना इंटेंशन जो है वो जाहिर पहले से किया हुआ है उन्होंने। लेकिन इस पर एक लंबी और व्यापक बहस चली। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर प्रधानमंत्री खुद एक तरह से वो बार बार इस पर बातचीत करते रहते हैं। इसको जैसा हमने कहा कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी, लेकिन कोई हल इसका निकला नहीं। अब पिछले महीने भी राज्यसभा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव को समय की जरूरत बताया था। लोकसभा चुनाव में अब चूंकि 6 महीने का वक्त बाकी है और उससे पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा शुरू हो गई है, तो बहुत कुछ साफ चीजें हो भी रही हैं कि दरअसल सरकार चाहती क्या है।
सरकार के विशेष सत्र बुलाने के साथ ही अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि सत्र में सरकार ये बिल लेकर आ सकती है और किस इंटेंसिटी के साथ आएगी, किस होमवर्क के साथ आएगी। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये है कि आखिर ये होगा कैसे? क्या सरकार ने अलग सत्र, विशेष सत्र की बैठक बुला दी, इसका ऐलान भी कर दिया, तो क्या ये लागू हो जाएगा? ऐसा नहीं है, एक लंबी इसके पीछे की प्रक्रिया है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको 72 साल पीछे चलना होगा। दरअसल आज भले ही देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ नहीं होते, कई बार हो भी जाते हैं, बहुत सारे स्टेट्स के साथ सेंट्रल इलेक्शंस होते हैं साथ में, लेकिन पूरा देश का एक साथ एक चुनाव नहीं होता। लेकिन एक समय था जब ऐसा हुआ करता था। आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में लोकसभा चुनाव हुआ, सब एक साथ हुआ। उस समय लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए गए। 1957 में भी ऐसी हुआ, 1962 में ऐसा हुआ, फिर 1967 में भी ठीक ऐसा ही हुआ। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए गए। लेकिन जैसे ही 1968 आया, फिर 1969 आया, उसमें कई राज्यों में समय से पहले विधानसभाएं भंग हो गई। अब क्यों भंग हुई, उनके कारणों पर नहीं जाएंगे, लेकिन 1970 में ऐसा ही जब एक बार फिर से हुआ, तो उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन कराने का सिलसिला रुक गया। फिर इस पे लंबी बहस चली, इस पर यह हुआ कि आप दोबारा से इसको शुरू करें, तो उस समय फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किसी सरकार ने इसमें लिया नहीं। फिर 1999 में लॉ कमीशन ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की। फिर एक लंबा अरसा चला गया, इस पर छोटी छोटी बहसें होती रहीं, लेकिन कुछ ठोस बात नहीं हुई। फिर 2015 में संसदीय समिति ने भी ऐसे ही सुझाव दिया। फिर अगस्त 2018 में फिर लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, लेकिन इस बार लॉ कमीशन ने कहा कि मौजूदा संवैधानिक ढांचे के तहत एक साथ चुनाव अब नहीं कराए जा सकते, इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधन करना होगा और फिर ऐसा हो सकता है। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356, ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं जिनमें आपको संशोधन करना होगा, यानी कि 5 संविधान संशोधन आपको करने होंगे, तब जाकर ये होगा। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अभी तो कमेटी का गठन हुआ है, अभी स्वरूप भी तय नहीं है, फिर कब ये रिपोर्ट देगी, फिर कब इस पर बिल ड्राफ्ट होगा, फिर संविधान संशोधन आएंगे, राज्यों की सहमति भी बड़ी जरूरी है इसमें, बिना उसके होगा नहीं। तो क्या कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि रातों रात सब हो जाएगा, लेकिन हाँ, बहस जरूर चल रही है। और दुनिया में कई बड़े देश हैं जहां पर सारे चुनाव एक साथ ही कराए जाते हैं। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए भी उन देशों के नाम बताएंगे। कुछ साउथ अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, इंडोनेशिया, जर्मनी जैसे देश हैं जहां पर एक साथ ये होता है। भारत एक ऐसा देश है जहां चुनाव कराने के पीछे सबसे बड़ा तर्क जो दिया जाता है, वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे, वो सबसे बड़ा तर्क होता है पैसे को लेकर। कहा जाता है कि बार बार चुनाव होता है तो सरकारी खजाने पर बोझ भी पड़ता है, जैसा हमने आपको बताया भी, फिर आर्थिक बोझ पड़ता है, फिर प्रशासनिक मशीनरी का भी उपयोग करना पड़ता है बार बार। चुनाव में होने वाले खर्च में भारी कमी आ जाएगी अगर एक साथ चुनाव हो गए, ये दलील दी जाती है। इसके अलावा चुनाव के दौरान तमाम शिक्षक, सरकारी नौकरी, तमाम कर्मचारी, पुलिस, सुरक्षा बल, उनकी भी तैनाती बार बार होती है। तो आप एक तरह से जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी आप बार बार इंगेज करके रखते हैं, तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है। अगर वो बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं रहेंगे तो वो बेहतर समाज और देश को आगे बढ़ाने में, उसको सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभा पाएंगे। बहरहाल, अगर सभी चुनाव साथ होंगे तो सरकारी कर्मचारियों और ये सुरक्षा बल जो है अपनी ड्यूटी सही तरीके से कर पाएंगे, ये कहा जाता है। अब ये है कि अगर ये संसद के विशेष सत्र में ले भी आती है सरकार ये बिल, तो क्या ये पास हो जाएगा? हमने थोड़ा सा आपको विश्लेषण करके बताया। इसके विरोध में जो बातें कही जा रही हैं वो भी आप समझ लीजिए कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सवाल वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अगर चुनाव 5 साल में एक बार कराए जाएंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी, डर खत्म हो जाएगा। उनको लगेगा कि एक बार हम चुन के आ गए तो फिर 5 साल तक तो हमारी ही है, और छोटी पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगा। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि साहब जिसकी सत्ता होगी, जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज होंगे, कम्युनिकेशन के बेहतर माध्यम होंगे, वो तो ओवरशैडो कर देगा। सत्ताधारी और बड़े दल छोटी पार्टियों को ओवरशैडो कर देंगे, ये भी एक तर्क है। राजनीतिक सहमति बनाना बड़ा मुश्किल होगा, इसके पीछे यह भी तर्क दिया जाता है कि राजनीतिक सहमति बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए इस आइडिया को छोड़ दिया जाए। एक साथ चुनाव कराने में प्रशासनिक समस्याएं भी आ सकती हैं, बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से आपको चलना पड़ेगा, तो वो भी देखना होगा। और जो सबसे बड़ी समस्या वो तो है ही, वो संवैधानिक मुद्दा है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती संवैधानिक संशोधनों की होगी, सबसे अहम चुनौतियां होंगी।
कुल मिलाकर ये मुद्दा इतना आसान नहीं है और ना ही त्वरित लागू हो जाने वाला है। थोड़ा सा इसको और विस्तार से समझते हैं कि वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन क्या सिर्फ एक नारा है, सिर्फ एक आइडिया के लेवल पर ही अब चीज रह गई है, या वाकई में ये इंप्लीमेंट हो सकता है, और अगर इंप्लीमेंट होगा तो इसके फायदे क्या हैं और क्या क्या चुनौतियां। तो बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ अजय बग्गा जी हैं, चेयरमैन हैं एलिमेंट प्लेटफॉर्म्स के और मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट हैं। अजय सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और विराग गुप्ता हमारे साथ हैं, जाने माने एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका भी। अजय सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जैसे कि हमने थोड़ा सा इसका पृष्ठभूमि बताया कि बहस कोई नई नहीं है, लेकिन एकदम से जैसे ही खबर आई कि विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन का आएगा, हर कोई अब इस पर बहस कर रहा है। इस बहस का कोई सार्थक मायने है सर, या ये सिर्फ एक पोजिशनिंग या पॉलिटिकल नारा, या आप कहें कि एक बहस छेड़ देने का आपको उपक्रम लग रहा है? मैं दीपक जी, आपने अच्छा विश्लेषण किया, प्रोज एंड कॉन्स दोनों आपने कहे, और ये रास्ता इसका काफी गहन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए, फिर इसको पारित होना है सारे राज्यों की विधानसभाओं में भी। तो इतना आसान रास्ता नहीं है। शुरुआत जरूर अभी कर सकते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल कॉन्सेंसस बनाना है, और यहाँ हालत ऐसा है कि सदन ही नहीं चल रहा है। नारेबाजी करके लोग बाहर चले जाते हैं सदन से। सदन के अंदर हमने देखा कि ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे, या जैसे और पार्लियामेंट्स में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज काम करती हैं और लोगों को रिप्रेजेंट करके अच्छे निष्कर्ष निकाल के काम करते हैं, वो तो अभी हो नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादा नारेबाजी है और दोनों तरफ से हाथ नहीं मिलाया जा रहा है। तो ऐसा मुश्किल बिल पास होना तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब ये गुब्बारा क्यों छोड़ा गया है, इसके पीछे क्या है, वो तो 18 सितंबर या 17 सितंबर जब एजेंडा निकल के आएगा पार्लियामेंट के इस सत्र का, तब थोड़ा सा खुलासा होगा। बट ये इतना आसान नहीं है भारत जैसे देश में। मेरा तो सोल्यूशन होगा कि एक तो रामनाथ जी तो कॉन्स्टिट्यूशनली देखें कैसे इसको करना है, और बहुत अच्छा है वो कमेटी काम करे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को बिठाया जाए और इलेक्शन कमीशन के सेवानिवृत्त प्रमुखों को बिठाया जाए उसमें, ताकि वो बता सके। बट इससे अहम मैं कहूँगा, नंदन नीलंकेनी जैसे किसी को एक इनोवेटिव सोल्यूशन इजाज करने को कहा जाना चाहिए, जहां हम 500 मिलियन 50 करोड़ जनधन अकाउंट खोल चुके हैं, मोबिलिटी ला चुके हैं पूरे भारत में, और साथ में आधार ला चुके हैं, यूपीआई ला चुके हैं। वैसे ही आप डायरेक्ट वोटिंग करिए हर चीज में, एक ऐसा इनोवेटिव तरीका इजाज करिए कि ज्यादा से ज्यादा डिसीजन आप पब्लिक पे छोड़िए, ना कि उनके चुनिंदा नुमाइंदों पर, क्योंकि वो जो है पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो है वो एक लॉकजैम में आ गया है, और फिर वो बड़ी तेजी से पारित हो जाता है बिना डिस्कशन के। वो रिप्रेजेंटेशन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो बेटर होगा नंदन या ऐसे कोई बहुत हमारे हैं टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट, उनको ये टास्क दिया जाए और वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाई जाए वापस। एब्सोल्युटली, बिल्कुल आपने सही कहा। एक इनोवेटिव तरीके से सोचना तो पड़ेगा ही, और उसमें अगर नंदन नीलेकनी या उन जैसे कोई इनोवेटिव लीडर्स अगर इसमें सम्मिलित होते हैं तो स्वाभाविक रूप से ये एक अच्छा कदम होगा। विराग जी, आपको संवैधानिक रूप से क्या क्या इसमें दिक्कतें नज़र आ रही हैं या चुनौतियां नज़र आ रही हैं? क्योंकि मोटा मोटा तो कह दिया जाता है कि साहब आप इलेक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं, जो डिसरप्शन इन गवर्नेंस होती है, जो फोकस शिफ्ट हो जाता है इलेक्शनरिंग की तरफ ज़्यादा बजाय कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के, तो इन सब का समाधान हो जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें किस तरह के चैलेंजेस हैं और कितना व्यवहारिक है ये आइडिया आज की डेट में? देखिए दीपक जी, नई संसद के बाद 3 बड़ी बातें चल रही हैं जो संसद के पूरे कंपोजिशन को, चरित्र को बदल सकती हैं। पहला कि महिला रिजर्वेशन
तो अगर 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा तो एक वहाँ का एक सामाजिक और जो एक पूरा कंपोजिशन है वो बदलेगा। दूसरा, 2026 के आसपास नई जनगणना के अनुसार जब पूरी सीटों का रिव्यू होगा, जो अभी 1971 के हिसाब से है, तो सीटें बढ़ेंगी, क्योंकि इसीलिए नई संसद में सीटों की संख्या ज़्यादा है। और तीसरा, अगर एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया अगर शुरू हुई तो उसके हिसाब से बदलाव आएंगे। जो अभी बग्गा साहब बोल रहे थे, जो जनता से सीधे लोकतंत्र को जोड़ने की बात बोल रहे थे, वो एक दूसरी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बारे में 3 बातें अलग अलग हैं। पहला कि एक बात बार बार आती है कि संसदीय प्रणाली के बजाय राष्ट्रपति प्रणाली लागू हो। दूसरी बात आती है कि इंटरनेट वोटिंग से लोगों का एक ज़्यादा जुड़ाव पैदा हो वोटिंग के प्रति। और तीसरा, संसदीय समितियों को मजबूत किया जाए, जिससे संसद चलने नहीं भी चले तो एक संसदीय समितियों के माध्यम से काम हो। अभी जो एक देश एक चुनाव है, ये अगर इसको सिर्फ चुनावों के पहले अगर इस मुद्दे को उछाला जाएगा तो ये सफल नहीं हो पाएगा। और इस बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई समिति बनाने की ज़रूरत है। और समितियां भारत में 30-40 साल पहले बनती थी, उनमें ज़रूरत थी। अब सब चीज़ें, सारी रिपोर्ट इंटरनेट में, गूगल में सब उपलब्ध हैं, सिर्फ उनका आकलन करके निर्णय लेना है। भारत को अब समितियों की आवश्यकता नहीं है, भारत को अब एक्शन की ज़रूरत है अगर हम 2047 में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब इसके लिए कई बार जो चर्चाएं हुई उसमें बड़ी सीधे तरीके से बात आई थी कि 3 फेजेज में एक देश एक चुनाव को लागू किया जा सकता है। पहला, जब संसद के चुनाव हों लोकसभा के, तो लोकसभा के चुनावों के पहले 6 महीने पहले जिन राज्यों के चुनाव होने, 6 महीने बाद जो होने हैं, उनकी शेड्यूलिंग एक साथ की जाए। दूसरे नंबर पर, उसके बीच में जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों के चुनाव को हम आपस में मर्ज कर दें कि ऐसा नहीं कि हर 6 महीने बाद हो। और तीसरे नंबर पर, उसके लिए राजनीतिक सहमति के साथ संवैधानिक व्यवस्था भी लागू हो, क्योंकि आर्टिकल 1 जो 83 है और 172 है, उसके तहत लोकसभा और विधान 5 साल फिक्स किया गया है। विशेष परिस्थितियों में ही कार्यकाल को कम किया जा सकता है। तो अब लग रहा है कि जो बातें हो रही हैं, उन बातों का मकसद ये है कि जो 4 राज्यों के चुनाव हैं और लोकसभा के बाद के भी कुछ चुनाव जो होंगे, उनको एक साथ करके एक इनको इंटीग्रेशन करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर मंशा राजनीतिक लाभ की है तो ये सहमति नहीं हो पाएगी, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संघीय व्यवस्था से जुड़े मामलों पर आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति जरूरी है। लेकिन इस मामले में सारे राज्य प्रभावित होंगे, तो अगर किसी भी राज्य की असहमति होती है तो ऐसे अगर कोई संविधान संशोधन पारित हो भी गया तो उसको फिर न्यायिक चुनौती एक सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है। बिल्कुल। अच्छा बग्गा सर, एक बड़ा जैसा कि विराग जी बता रहे हैं, तो अभी तो इस पर काफ़ी चुनौतियां भी हैं, लेकिन थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा राजनीतिक ज़रूर है, लेकिन ये कहा जाता है कि बीजेपी इतनी बुलिश, इतनी कॉन्फिडेंस क्यों शो करती है इस पे कि अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी को लगता है कि उनकी सब जगह सरकारें आ जाएंगी। ऐसा उनको क्यों लगी? इस कॉन्फिडेंस के पीछे कोई कारण आपको नजर आता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले भी एक साथ चुनाव हुए हैं, भले ही कम स्टेट में हुए हों, लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा में अलग पैटर्न पे वोटिंग हुई है, विधानसभा में अलग पैटर्न पे वोटिंग हुई है, जब साइमल्टेनियसली इलेक्शंस हुए हैं पहले भी। तो बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस, अगर वो ये सोच रही है, तो इस कॉन्फिडेंस का कोई आधार आपको नजर आता है सर? दीपक जी, मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से रीजनल पार्टीज अहमियत में आई हैं, और हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तब हम सबॉल्टन क्लासेस और कास्ट, सबॉल्टन कास्ट के बारे में पढ़ते थे कि जो वंचित समाज है, और ये हमने अपने लाइफ टाइम में देखा जिस तरह से ये कास्ट और क्लास बेस्ड पार्टीज बन के आई, तो वो तो एक इतना बड़ा एक मेगा ट्रेंड है कि वो बदलने नहीं वाला। उल्टा जैसे देश और डेवलप्ड होगा उतना संकीर्ण होते जाएंगे पार्टीज। तो एक मोनोलिथिक पार्टी, जैसे अमेरिका में 2 पार्टियों के बीच में या यूके में 2 पार्टियों के बीच में ज्यादा अहम है मुकाबला, वैसा भारत में होना अब बहुत मुश्किल है। जैसे विराज जी ने भी कहा, या तो आप प्रेसिडेंशियल की तरफ जाएं और फिर 2 पार्टियां हों जो सबको कोalition में लेके, 2 कोalition ऐसे निकल के आए। बट भारत में मुद्दे इतने पेचीदे हैं, इतना रीजनल इश्यूज हैं कि, और उसको जो सॉल्व किया जा रहा है रीजनल पार्टीज के द्वारा, तो नेशनल पार्टीज काफी खदेड़ दी गई हैं। तो
और राइट फ्रॉम 1969 जो आपने उदाहरण भी दिया, जब इंदिरा गांधी ने बहुत सारे स्टेट्स के सीएम्स को डिसमिस किया था, वो तब तक आप अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो कांग्रेस कितना पीछे चले गए। सेम बीजेपी साउथ में बहुत मुश्किल उनको आती है कुछ भी अपना झंडा गाड़ने में। तो ये बहुत विचित्र रीजनल पॉलिटिक्स हैं भारत के, और आसानी से ये जाने नहीं वाले। और ये बहुत आपने सही कहा, जब नेशनल इलेक्शन होती है तो नेशनल मुद्दों पे वोट हो जाता है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के लिए वोट आ जाता है, बट वही अगर साथ भी आपने साइमल्टेनियसली स्टेट इलेक्शन कराई, हम देखते हैं लोग उसमें अपनी स्टेट की भलाई के लिए वोट करते हैं, एक नेशनल लीडर के लिए वोट नहीं करते। तो जानकार हैं वोटर, और ये कोई कोरिलेशन नहीं है दीपक जी के पीएचडी वाले जो वोटर हैं वो सबसे जागरूक हैं, जो अनपढ़ वोटर हैं वो भी बहुत जागरूक है अपनी राइट्स के बारे में, और वो भी बहुत सोच समझ के वोट देते हैं। ये तो सर ये तो सर हमारा ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक रहा है हमारे देश का कि वो बड़ी कम पढ़े लिखे सब्जेक्ट्स के मामले में, साक्षरता के मामले में हो सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली जो अवेयरनेस आपको रूरल एरियाज में जाके दिखती है, और जो कम पढ़े लिखे जो हमारा जो समाज है उसमें जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाई देती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस दिखाई जाती है, वो सबको स्तब्ध कर जाती है। बहुत सारे ऐसे पान गुमटियों में आप चले जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं हो रही होती हैं, और इतनी इन डेप्थ चर्चाएं होती है, इतनी क्वालिटी चर्चाएं होती हैं कि राजनीतिक परिपक्वता दिखाई देती है उनकी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, इस ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बग्गा सर ने एक बात छेड़ी अभी, वो जो यूनिक जो पॉलिटिकल डायनामिक्स होती है हमारी रीजनल लेवल की, उस पर क्या वाकई में प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर हर कोई विचार मंथन कर रहा है। इसको हम अपने मेहमानों से और समझने की कोशिश करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्शन साइकिल से क्या वाकई में रीजनल यूनिक पॉलिटिकल डायनामिक्स पर कोई असर पड़ेगा? एक छोटे से ब्रेक। बग्गा सर मेरे साथ हैं। बग्गा सर, वही इशू, क्या वाकई में नेशनल इश्यूज जो हैं, क्या ये एक रिस्क है कि सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शंस हमारे नेशनल इश्यूज जो हैं उसमें जो उभरेंगे वो ओवरशैडो कर देंगे लोकल कंसर्न को, लोकल पॉलिटिक्स को, उनको शायद वो एडिक्वेट अटेंशन या डिस्कशन ना मिल पाए? आपको लगता है सर ये रिस्क रहेगा? हाँ, रिस्क तो रहता है, क्योंकि देखिए फोकस जो आता है जब आप एक पर्टिकुलर स्टेट की इलेक्शन कर रहे हैं, पूरा मीडिया उस तरफ है, पूरा रुझान उस तरफ है, और जो मुद्दे हैं लोकल मुद्दों पे रुझान रहता है। और वही अगर एक पूरे राष्ट्र भर की इलेक्शन के साथ सम्मिलित हो जाता है तो कुछ आंशिक इम्पैक्ट जरूर रिसर्च करनी पड़ेगी, और स्पेशली पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो हमें बेहतर बता पाएंगे, और एक्चुअल रिसर्च करके, क्योंकि जो वोटर है वोटर बहुत जागरूक है, और वोटर समझते हैं कि नेशनल मुद्दों पे किस तरह से वोट करना है और रीजनली किसको वोट करना है, ये बहुत क्लियरली वोटर्स के बिहेवियर से दिखता है। तो ये ज़रूर बड़ी बात है कि नेशनल इलेक्शंस जो हैं हमारे, वो काफ़ी हद तक प्रेसिडेंशियल बनते गए हैं कि एक बड़ा लीडर स्वे कर लेता है वोटर्स को। और ये राइट फ्रॉम सन 71 इंदिरा गांधी जी, आफ्टर द वॉर बांग्लादेश के क्रिएशन, या आप लीजिए राहुल गांधी 1984 में, या आप कह सकते हैं 1984 मिसेस गांधी की आखिरी इलेक्शन थी। 89 में करप्शन बहुत बड़ा समस्या थी, बट एक गठबंधन की सरकारें उससे निकल के आए, क्लियर मैंडेट नहीं आया। और 91 फिर राहुल जी के राजीव गांधी जी के अनफॉर्चुनेट असैसिनेशन के बाद हमने देखा कि फिर एक नरसिम्हा राव जी के तहत सरकार बन के आई। तो इस तरह से स्पेशली पिछले दो चुनावों में जो मोदी जी निकल के आए हैं, वो प्रेसिडेंशियल कोशिश रही है बीजेपी की कि चुनाव को प्रेसिडेंशियल बनाया जाए, और पार्लियामेंट लोकसभा के लिए भी लोग वोट मोदी जी के लिए डालें बनिस्बत इसके कि अपने पार्लियामेंटेरियन के लिए। और कुछ हद तक सक्सेस जरूर मिला है, हम कह सकते हैं इतनी ज्यादा सीटें मिली, पहली बारी एक पार्टी को सुनिश्चित बहुमत मिला बहुत सालों के बाद।
तो वो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो उसमें सक्सेसफुल हुए। बट इससे क्या स्टेट इलेक्शन अगर साथ हों वो खराब हो जाएगा? मुझे नहीं लगता। डेटा नहीं है और लोगों को पता है किस तरह वोट करना है लोकल और किस तरह वोट करना है नेशनल। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़ा एक चिंता का कारण है। Absolutely, sir. बट जैसे Absolutely. विराज जी ने कहा, मैं कहूंगा उसको सबको इकट्ठे लाना, मे बी वो 10-15 साल की बात है कि धीरे धीरे आप सब सत्रों को इकट्ठे करते जाएं ताकि ओवर टाइम सारे स्टेट्स और सब नेशनल इलेक्शंस एक हो जाएं। जी। वो बेहतर रहेगा भारत के लिए। बिल्कुल सर। और अभी थोड़ा सा मैं अब आखिरी सवाल आपसे थोड़ा सा इकोनॉमिक एस्पेक्ट से समझना चाहूँगा सर। देश के आर्थिक हालात थोड़ा सा मार्केट में भी उसको अगर हम ले लें तो उस लिहाज से ये कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसी सरकार आती है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टेबल गवर्नेंस दे पाए या उसकी कम से कम उसमें उम्मीद नज़र आए, तो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसके साथ जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में वो होगी, तो कुल मिला के एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में ज़्यादा सहूलियत होगी। तो क्या एक देश एक चुनाव का कॉन्सेप्ट आर्थिक रूप से, इकोनॉमिक नज़रिए से या मार्केट के हिसाब से आपको लग रहा है कि उस पर किस तरह का इम्पैक्ट होगा सर इसका? देखिए, सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर। अब दीपक जी, जैसे ये नया डिलिमिटेशन हो जाएगा अगले 2-3 साल में, 840 सीटें अगर आ गई तो जहां अभी 2 महीने लगते हैं लोकसभा चुनाव में और फिर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है और नई सरकार बनने में, तो 3-3.5 महीने कुछ नहीं होता है। जस्ट आप पेपर पुशिंग चल रहा होता है ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, पॉलिटिशियंस कोई डिसीजन नहीं ले सकते, तो 3-3.5 महीने हर 5 साल में आपके चले जाते हैं। इसको आप ट्रांसलेट करिए स्टेट्स के अंदर, तो 1 से 1.25 महीना नया कैबिनेट बनने में और सब कुछ होने में लग जाता है। तो ये काफी एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट आता है। दूसरा है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ये टाइम बढ़ता जाएगा। जब आपकी 850 सीटें होंगी और आपको मूव करना होगा, वही रेलवेज है, वही सीआरपीएफ है, वही चुनावी सारे ऑफिशियल्स हैं, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाता है। ये इतनी पॉपुलेशन और इतना जो स्केल है भारत का, इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद बेहतर तरीका होगा इनोवेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसके तहत ही कोई इनोवेटिव सोल्यूशन लाया जाए। एटलीस्ट कुछ, अगर आप आधे लोगों को रजिस्टर्ड वोटर कर सके जो सक्षम है और जो तैयार हैं, और उनको आप इस तरह का यूपीआई हो, ये सब हो, हमारे पास बहुत तरीके हैं लोगों को वैलिडेट करने के, बायोमेट्रिक्स भी वैलिडेट आप कर सकते हैं ऑनलाइन। तो अगर आप उस तरह से 30-40 करोड़ वोटर्स को उसमें ले आए और बाकी वोटर्स के लिए आप करिए इन दैट लिमिटेड पीरियड, और उनके लिए खोलिए बूथ्स जो जाके वोट कर सकते हैं, आप देखेंगे जिस तरह से 70-80 करोड़ आपके पास टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कनेक्शंस हैं, और स्मार्टफोन अभी हो जाएगा, 100 करोड़ स्मार्टफोन पहुंच जाएगा और 2-3 सालों में, और जहां चाहिए वहां स्मार्टफोन भी दीजिए लोगों को। बट उस तरह का तरीका शायद दीपक जी बेटर रहेगा, ना कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोशिश। वो तो इस पॉलिटिकल माहौल में किसी के पास दम नहीं है वो करवा पाना। बिल्कुल सर। और एक चीज जो एट द एंड ऑफ ऑफ द डिबेट मुझे समझ में आ रही है कि अगर ये इंप्लीमेंट हो भी गया तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि आपकी कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं आएगी, हंग असेंबलीज नहीं बनेंगी। अगर किसी राज्य में लोगों ने मैंडेट ही ऐसा दिया कि वहां पर हंग असेंबली है, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट की चांसेस रहेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी, हॉर्स ट्रेडिंग होगी तो इंस्टेबिलिटी बनी रहेगी, या एसोसिएटेड रिस्क जो हैं इंस्टेबिलिटी के वो बने रहेंगे। मिड टर्म इलेक्शंस वहां पे फिर हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन ये गारंटी नहीं देता है कि बहुत ही स्टेबल गवर्नमेंट आ जाएगी। कोई भी श्योर होके नहीं कह सकता है। और ये एक ऐसा सवाल है जो फिर पूरी इस प्रक्रिया पर सवाल उठा देता है कि आप इतनी बड़ी प्रक्रिया फिर क्यों लेकर आ रहे हैं। लेकिन जैसा हमने चर्चा की, हाँ सर बोलिए।
और एक दीपक जी, सॉरी आपका टाइम ले रहा हूं, बट इससे भी अहम बात रहेगी, आप एंटी डिफेक्शन को इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए कि अगर दो पार्टियों ने मिलके इलेक्शन लड़ा एक कॉमन इलेक्शन मैनिफेस्टो पे, और इलेक्शन के बाद वो कहीं और जाना चाहते हैं, तो सब उनके मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएं। ऐसे ही कोई अगर और किसी और पार्टी को तोड़ के पार्टी जाए, उनको डिस्क्वालीफाई करिए ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग बंद हो, बिकॉज वो जनता के मैंडेट को बिल्कुल अवेलना हो जाती है। अगर ये हो गया सर, तो वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर वो बड़ा पारदर्शी हो जाएगी सारी चीजें। बिल्कुल आपने सही कहा, मांगेगा नहीं, कोई मांगेगा नहीं। पॉलिटिकल डोनेशंस का मैं और आप नहीं पूछ सकते, बट आपके अकाउंट में कहीं से पैसा आए तो सब पीछे पड़ जाते हैं। सही बात है। वैसे ही ये सब पॉलिटिशियन मिलके इंश्योर करेंगे ये तो ना हो। आप करिए ना आज कि अगर आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ लिखा है और अगर आप नहीं करते हैं तो आपके सब रिकॉल, आप चॉइस ऑफ रिकॉल दीजिए इलेक्टोरेट को कि अगर 1 लाख सिग्नेचर हो गए तो आपको एक चॉइस ऑफ रिकॉल देना पड़ेगा, हम वापस ले सकते हैं उस उम्मीदवार को या उस पार्लियामेंटेरियन को। एब्सोल्युटली, वो एम्पावरमेंट होगा। ये तो आपने बिल्कुल सही बोल दिया सर। आप बिल्कुल, सरकारें चाहती हैं, पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हों, लेकिन उनके हिसाब से हों, जनता के हिसाब से भी कर दीजिए। एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रांग कीजिए, आप घोषणाएं जो करते हैं उनकी लायबिलिटी फिक्स हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो, राइट टू रिकॉल हो। ये तो हमारी तरफ से है ना, ये तो जनता की तरफ से है। तो अगर रिफॉर्म्स हो तो फिर सब तरीके से हो, तब जाकर शायद एक बैलेंस अप्रोच आए। बहरहाल ये एक ऐसा विषय है जिस पर सब जगह चर्चा हो रही है, हमने भी एक चर्चा कराने की कोशिश की। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे हमेशा की तरह। अजय बग्गा सर तो इसमें माहिर हैं, बिटवीन द लाइन्स बहुत बखूबी खूबसूरती से पढ़ते हैं और हमारे सामने बड़ी आसान भाषा में रख भी देते हैं। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। विराग जी भी जुड़े थे थोड़ी देर के लिए, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी आपको जल्द ही मार्केट रेट से कम कीमत पर मिल सकती है। कैसे? पूरी खबर एकता सूरी बता रही है। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है, क्योंकि देश के दिग्गज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म लेकर आने वाले हैं जहां पर वो उन प्रॉपर्टीज को लिस्ट करेंगे जिनकी वो नीलामी करना चाहते हैं। दरअसल जब कोई कर्जदार लोन नहीं चुका पाता और जो उसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी होती है तो बैंक उसे जब्त कर लेता है और उसके बाद अपनी लोन रिकवरी के लिए उन प्रॉपर्टीज को वो ऑक्शन करता है। अब एक बहुत ही सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म आएगा जहां देश के दिग्गज 12 पब्लिक सेक्टर बैंक करीबन 5 लाख शुरुआत में प्रॉपर्टीज को लिस्ट करेंगे। उस पोर्टल का एक हिस्सा होगा जहां बैंक्स अपनी प्रॉपर्टीज को लिस्ट करेंगे ऑक्शन के लिए। दूसरा हिस्सा होगा कि यूजर उस वेबसाइट पर जाएगा, उस ऐप पर जाएगा और अपनी दिलचस्पी दिखाएगा नीलामी पर। अक्सर ये जो प्रॉपर्टीज होती है, बैंक लोन लेने से पहले तो अपनी पड़ताल कर लेता है कि तभी लोन देता है क्योंकि ये प्रॉपर्टीज सेफ होती हैं, सेफली रजिस्टर्ड होती हैं। उसके बाद क्योंकि लोन की कुछ रिकवरी हो चुकी होती है तो ऐसा बहुत ज्यादा चांस होता है कि ये जो प्रॉपर्टीज है ये मार्केट रेट से कम कीमत पर मिले। फिलहाल दरअसल इंडियन बैंक की एक प्रॉपर्टी है ई बिक्रे, जहां पर बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी अपनी प्रॉपर्टीज लिस्ट करते हैं, लेकिन एक बहुत ही कियोटिक कंफ्यूजिंग वे है जिसे अब रीवैम्प किया जा रहा है और ये अगले साल मार्च अप्रैल में ये प्लेटफॉर्म लाइव हो जाएगा। 5 लाख से अधिक प्रॉपर्टीज ऑक्शन की जाएंगी। तो जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उन्हें ये बढ़िया प्रॉपर्टी सस्ते दाम पर मिल सकती है। एविएशन कंपनियों को तेल मार्केटिंग कंपनियों ने बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। अब जानिए 4 महानगरों में नई दरें क्या होंगी। फेस्टिव सीजन से पहले एयरलाइंस कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। ओएमसी यानी ऑयल मेकिंग कंपनी ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल के दाम बढ़ा दिए हैं। ऑयल मेकिंग कंपनियों ने हवाई ईंधन के दाम में 13,911 रुपए प्रति किलोलीटर तक की जबरदस्त बढ़ोतरी की है। ये बड़ी दरें आज से लागू हो गई हैं। आपको बता दें कि पिछले महीने भी एटीएफ के दाम में 7,728 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया था। 2 महीनों में 21,000 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 4 महानगरों में एटीएफ की कीमतों की बात करें तो दिल्ली में 1,12,000 रुपए प्रति किलोलीटर है, वहीं कोलकाता में 1,21,000 रुपए प्रति किलोलीटर, मुंबई में 1,05,000 रुपए, इसके अलावा चेन्नई में 1,16,000 रुपए प्रति किलोलीटर का भाव है।
बता दें कि त्योहारी सीजन से पहले ऐसी बढ़ोतरी हवाई किराए पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। एटीएफ के दाम बढ़ने से हवाई सफर महंगा हो सकता है। एटीएफ के पुराने रेट पर अगर नजर डालें, दिल्ली में 98,508 रुपए प्रति किलोलीटर था, कोलकाता में 1,07,383 रुपए प्रति किलोलीटर, मुंबई में 92,124 रुपए प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,02,392 रुपए प्रति किलोलीटर का भाव आज से पहले तक था। एटीएफ का प्रोडक्शन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तय दिशा निर्देशों के तहत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एटीएफ की कीमतें कच्चे तेल की कीमतों के साथ ज्यादा या फिर आंशिक तौर से जुड़ी होती हैं। एटीएफ सस्ता होता है तो एविएशन कंपनियों के लिए राहत की खबर होती है, साथ ही हवाई सफर भी सस्ता हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जोरदार तेजी रही। कारोबार के अंत में बाजार के सेंसेक्स 550 अंक से ज्यादा उछलकर 65,400 के पास बंद हुआ। निफ्टी 181 अंक बढ़कर 19,437 के लेवल पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 446 अंक चढ़कर 44,436 के स्तर पर बंद हुआ। और आइए अब देखते हैं टेक टॉप 10। टेक वर्ल्ड में हर हफ्ते कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। इस हफ्ते टेक्नोलॉजी में फिलिप्स से लेकर इन्फिनिक्स और वीवो सुर्खियों में रहे। जहां फिलिप्स ने अपनी मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही, वहीं इन्फिनिक्स और वीवो ने स्मार्टफोन लॉन्च किए। हाय, I'm मोहिनी भदौरिया, you're watching Tech Top 10. Let's see this week's big tech updates. एप्पल ने मच अवेटेड मेगा इवेंट की डेट अनाउंस कर दी है। इस इवेंट को 12 सितंबर की रात 10:30 बजे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस इवेंट में कंपनी का मेन फोकस आईफोन 15 सीरीज रहेगी, जिसमें आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स शामिल है। इसी के साथ कंपनी वॉच 9 सीरीज लॉन्च कर सकती है। गूगल ने फ्लाइट बुकिंग प्लेटफॉर्म के लिए गूगल फ्लाइट्स में नया फीचर जोड़ा है। इसका नाम इनसाइट्स है। इस फीचर की खास बात यह है कि ये यूजर को सस्ती फ्लाइट टिकट बुक करने का सही समय बताएगा। कंपनी का मानना है इस सुविधा से यूजर्स किफायती फ्लाइट टिकट बुक कर सकेंगे और उन्हें बार बार टिकट चेक करने के लिए गूगल फ्लाइट्स में नहीं आना पड़ेगा। इससे पहले कंपनी ने प्लेटफॉर्म में फ्लाइट ऑप्शन और प्राइस ट्रैकिंग जैसे ऑप्शंस भी जोड़े थे। गूगल ने मच अवेटेड इवेंट की डेट का ऐलान कर दिया है। गूगल ने इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और एक्स हैंडल पर शेयर किया है कि 4 अक्टूबर को इवेंट होगा। इस इवेंट में कंपनी पिक्सल 8 सीरीज के गूगल पिक्सल 8 स्मार्टफोन और गूगल पिक्सल वॉच 2 को लॉन्च कर सकती है। गूगल ने मेगा इवेंट से पहले लॉन्च होने वाले पिक्सल 8 प्रो को खुद लीक कर दिया है। गूगल पिक्सल 8 प्रो कंपनी का फ्लैगशिप स्मार्टफोन होगा। इस हैंडसेट को गूगल स्टोर के सब्सक्रिप्शन और सर्विसेज पेज पर स्पॉट किया गया है। लीक हुई फोटो में पिक्सल का नया कलर प्रोसिलेन दिख रहा है। हालांकि गूगल ने कंफर्म नहीं किया है कि ये पिक्सल 8 प्रो है, लेकिन तस्वीर के ऑल टेक्स्ट में इसका नाम मिल जाता है। इसके कैमरा मॉड्यूल में 3 सेंसर नजर आ रहे हैं। फोन्स को 4 कलर ऑप्शन में लॉन्च किया जा सकता है। एक्स के फॉर्मर सीईओ इलॉन मस्क ने व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर देने के लिए नया फीचर जारी किया है। इलॉन मस्क ने नए फीचर के बारे में एक्स पर पोस्ट किया और कहा, iOS, एंड्रॉयड, मैक और पीसी पर जल्द ही एक्स का ऑडियो और वीडियो कॉलिंग फीचर शुरू होगा। इसके लिए किसी नंबर की जरूरत नहीं होगी, यानी वीडियो और ऑडियो कॉल के लिए किसी का फोन नंबर पता होने की जरूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट एक्स के जरिए एक दूसरे को कॉल कर सकेंगे। अब एक्स ही दुनिया की ग्लोबल एड्रेस बुक होगा। इस नए फीचर को लेकर काफी यूजर्स एक्साइटेड हैं। फिलिप्स ने कई प्रोडक्ट की रेंज लॉन्च की है। इनमें बियर्ड ट्रिमर सीरीज 1000, हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश, मदर एंड चाइल्ड केयर के लिए एक बॉटल स्टेरिलाइजर शामिल है। कंपनी अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ा रही है। इसके अलावा मेक इन इंडिया पर ज्यादा फोकस है। कस्टमर्स को आने वाले दिनों में मेक इन इंडिया फिलिप्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सैमसंग ने डिज्नी की 100वीं एनिवर्सरी के मौके पर फ्रेम डिज्नी 100 एडिशन टीवी लॉन्च किया है। लिमिटेड एडिशन टीवी को डिज्नी के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया। 4K QLED टीवी को 55, 65 और 75 इंच स्क्रीन साइज में उतारा गया है। इनमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, HDR10+ और प्लैटिनम सिल्वर मेटल बेसेस का सपोर्ट है। इसकी खास बात यह है कि डिज्नी फैन अपने टीवी पर अपने पसंदीदा कैरेक्टर और कंटेंट की एक गैलरी बना सकते हैं। टीवी का प्राइस 1,81,000 के आसपास है।
वीवो ने लॉन्च किया V29e स्मार्टफोन। 6.78 इंच की फुल HD+ AMOLED कर्व डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर से लेस है। इसमें पहला OIS सपोर्ट करने वाला 64 MP का मेन लेंस और दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। इसका कैमरा सुपर नाइट मोड और वेडिंग पोर्ट्रेट मोड जैसे फीचर्स को सपोर्ट करता है। इसमें 5000 mAh की बैटरी और 8 GB 256 GB स्टोरेज है, जिसकी कीमत है 28,999 रुपए। आइको ने इंडियन मार्केट में लॉन्च किया Z7 Pro 5G फोन। ये 12 GB तक रैम और 256 GB स्टोरेज, 4600 mAh बैटरी से लेस है। फोटोग्राफी के लिए फोन का मेन सेंसर 64 MP का है, जिसके साथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट दिया गया है। डिस्प्ले इसमें 6.78 इंच का फुल HD+ कर्व्ड एमोलेड है और प्रोसेसर MediaTek Dimensity 7200 5G है। इस फोन की कीमत है 24,999 रुपए। इंडियन मार्केट में कई बड़ी कंपनियों ने भी अपने स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इनमें मोटोरोला, इन्फिनिक्स, टेक्नो के स्मार्टफोन्स शामिल हैं। मोटोरोला ने G84 5G फोन उतारा है, वहीं टेक्नो ने Camon 20 एवोकाडो 8 एडिशन लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्फिनिक्स ने 030 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। तो ये थी टेक्नोलॉजी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जी बिजनेस। करीब एक हफ्ते बाद दिल्ली में दुनिया के कई शक्तिशाली नेता जुट रहे हैं। G20 की कमान पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत के पास है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने अपनी महिला कमांडो को भी पूरी तरह से तैयार रहने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है, जबकि दिल्ली के चप्पे चप्पे पर ड्रोन से भी पैनी नजर रखी जा रही है। ये दिल्ली पुलिस की तीसरी आंख है। ये दिल्ली के आसमानी रक्षक हैं। ये दिल्ली की महिला कमांडो हैं। ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली पुलिस G20 में आ रहे शक्तिशाली नेताओं की तैयारी के लिए पूरी शक्ति के साथ तैयार हैं। ये है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हेलीकॉप्टर। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जाबाजों को G20 के वक्त किसी भी खतरे से निपटने के लिए जोरदार ट्रेनिंग दी जा रही है। ये दिल्ली पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर जवान तपती धूप में तैयारी कर रहे हैं। नजफगढ़ के पास स्थित झरोदा कला के दिल्ली पुलिस अकादमी में कमांडोज को हेलीकॉप्टर स्लीदरिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। घर पर आने वाले मेहमानों के लिए महिला कमांडो भी कमर कस चुकी हैं। ये महिला कमांडो हर तरह के खतरे से दो हाथ करने के लिए तैयारियों में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि इन कमांडो की ट्रेनिंग ऐसी रखी गई है जिसमें ये बिना खाए, बिना थके किसी भी अनहोनी का सामना कर सकें। यानी दिल्ली G20 के लिए सज रही है, वहीं सुरक्षा के भेद्य इंतजाम किए जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर। ये दिल्ली के आसपास और दिल्ली के भीतर ड्रोन की आंख से ली जा रही तस्वीरें हैं। दिल्ली पुलिस ने G20 में शामिल होने आ रहे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा में कोई सेंधमारी ना हो, उसका इंतजाम संभाल लिया है। घर की छतों पर नजर रखी जा रही है। सड़कों पर गाड़ियों को खंगाला जा रहा है। कोई भी देश का दुश्मन दिल्ली के भीतर मेहमानों के स्वागत में साजिश का बीज न बो दे, उसको लेकर पूरी तरह सतर्कता रखी जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही लाव लश्कर के साथ दिल्ली पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं। वहीं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जैसे दुनिया के बड़े नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि विदेशी मेहमानों के लिए खास तौर से महात्मा गांधी के प्रति आकर्षित करने के लिए खास गांधी सेल्फी वाटिका तैयार की गई है। राजघाट के करीब बनाई गई इस वाटिका में महात्मा गांधी के साथ विदेशी मेहमान अपने मोबाइल फोन से सेल्फी ले सकेंगे। विदेशी मेहमानों के सम्मान में सभी 29 देशों की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित किया जाएगा। कल्चर कॉरिडोर के लिए सभी सदस्य देशों ने अपने अपने देशों से फिजिकल और डिजिटल विरासत को भारत भेजा है। वहीं डिजिटल प्रदर्शनी में भारत योग, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चारण, पाटन पटोला को प्रदर्शित करेगा। नेचुरल हेरिटेज कैटेगरी के तहत कल्चर कॉरिडोर से भारत हिमालय, गंगा, हिंद महासागर, रॉयल बंगाल टाइगर, द लिविंग रूट,
ब्रिज ऑफ मेघालय को पूरी दुनिया को दिखाएगा। यही नहीं, कल्चर कॉरिडोर के जरिए भारत दुनिया को बताएगा कि हमें क्यों मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।